तो मैं सुचेता गुप्ता, बाई प्रोफेशन कंपनी सेक्रेटरी, आईबीसी कॉर्पोरेट लॉ एडवाइजर, आप सबका एक बार फिर से अपने चैनल आओ सीखो आईबीसी पे स्वागत करती हूँ। तो आज मैं उपस्थित हुई हूँ एक नए केस के साथ, और जो सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट्स हैं। तो अभी मेरा क्या पर्पस है कि अब मैं वो केसेस आपके सामने प्रेजेंट करूं जो कि लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, क्योंकि 10 से 15 केसेस ऐसे हैं जो आप देखोगे मोस्टली जब ऑर्डर आते हैं, एनसीएलटी के ऑर्डर हो या एनसीएलटी के ऑर्डर्स हो या कोई अपनी पिटीशन फाइल कर रहा हो, तो वहाँ कहीं ना कहीं इन सारे केसेस का जिक्र होता है कि कुछ ना कुछ केस वहाँ पे रेफर हो जाता है। तो बहुत से लोग समझ नहीं पाते वो कौन सा केस है जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ था और ये क्या है, क्यों इसका रेफरेंस लिया गया है। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक मैं पूरी सीरीज शुरू करूं जो कि सुप्रीम कोर्ट के जो भी लैंडमार्क जजमेंट हैं, जो मोस्टली ऑर्डर्स में और पिटीशंस में कोड होते हैं, तो मैं उनको आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ आज। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, मुझे मोटिवेट करिए जो मैं अच्छे से अच्छे ब्रीफ बना सकूं, प्रेजेंट कर सकूं और केस को समझा सकूं। तो ठीक है, शुरू करते हैं इस केस को। इसका नाम है मेसर्स इनोवेटिव इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज द अपीलेंट है इसमें, और आईसीआईसीआई बैंक एंड एएनआर इज द रेस्पोंडेंट है इस केस में। तो हुआ क्या था, सबसे पहले मैं इसके फैक्ट्स हैं वो आपके सामने ब्रीफ कर दूं कि इस केस में हुआ क्या था। एक कंपनी थी इनोवेटिव इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो कि आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ये जो कंपनी थी, ये कंपनी सीआईआरपी में चली गई थी और आईसीआईसीआई बैंक बेसिकली इसको सीआईआरपी में लेके गया था। तो हुआ क्या था, ये जो है कंपनी है इनोवेटिव इंडस्ट्री, ये द मल्टी प्रोडक्ट कंपनी थी जो कैटरिंग टू द एप्लीकेशन इन डाइवर्स सेक्टर्स। ये क्या है, ये डायरेक्ट जो डाइवर्स सेक्टर है, मतलब अलग अलग सेक्टर्स में डील कर रही थी, जो कि अगस्त 2012 से ये इन सेक्टर्स में डील कर रही थी और मल्टी प्रोडक्ट कंपनी थी। इसमें क्या हुआ कि प्रॉब्लम आ गई लेबर की। तो जब लेबर की प्रॉब्लम आ गई तो कंपनी अपने जो भी ऑपरेशंस हो रहे थे वो ठीक से नहीं कर पा रही थी, तो कंपनी को लॉसेस होने शुरू हो गए। अब कंपनी में जब लॉसेस होने शुरू हो गए तो हुआ क्या था कि जो कुछ फाइनेंशियल वो थे, बैंक्स थे, फाइनेंशियल असिस्टेंस इन्होंने प्रोवाइड कर रखी थी। ये 19 बैंक्स थे, 19 बैंकिंग एंटिटीज थी जिन्होंने इनको लोन दे रखा था इस कंपनी को। तो क्या हुआ, ये जब लॉस में चली गई कंपनी, तो इन्होंने बोला, मतलब इंडस्ट्री नहीं बोला, इनोवेटिव इंडस्ट्री नहीं बोला कि एक काम करिए कि आप जो हमारा लोन है उसकी एक कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग होती है जो, वो करवाइए। रिस्ट्रक्चरिंग मतलब दोबारा से आप किसी डेट को देख के उसको फिर से देखते हो कि उसमें हम क्या उसको कैसे रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं, फिर से कैसे उसका स्ट्रक्चर जो पहले हमने जो टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड किए थे, तो आज की डेट में हम उसको कैसे बेनिफिशियल बना सकते हैं, या टू द पॉइंट ऑफ इनोवेटिव इंडस्ट्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे उसको रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। तो इन 19 एंटिटीज ने एक कंसोर्टियम फॉर्म किया, और इसको कौन लीड कर रहा था, ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इसको लीड कर रही थी। तो इनकी मीटिंग भी हुई, एक मीटिंग हुई इनकी 22 फरवरी 2014 को। इसमें ये डिसाइड हो गया कि सीडीआर रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव होगा, ठीक है। और जॉइंट लैंडर फोरम ने मिलके इसको फाइनली अप्रूव भी कर दिया, इनके रिस्ट्रक्चरिंग प्लान को, जो कि 24 जून 2014 को हो गया अप्रूव। अब हुआ क्या, जब रिस्ट्रक्चरिंग प्लान अप्रूव हो गया, सब कुछ हो गया, ठीक है, उसके बाद में भी ये जो है और मतलब और बैंकों ने कुछ फंड्स इन्फ्यूज किए इन इसका एंटिटी में, ठीक है। बट लेकिन फिर भी ये क्या है, क्राइटेरिया को मीट नहीं कर पा रही थी ये कंपनी, उनके क्राइटेरिया को, और ना पेमेंट कर पा रही टाइमली। तो 7 दिसंबर 2016 को आईसीआईसीआई बैंक ने क्या किया, एक एप्लीकेशन फाइल कर दी अंडर सेक्शन 7 में टू द
एनसीएलटी में चले गए ये। इन्होंने बोला कि भैया आप डिफॉल्टर हो, आप पे कर नहीं पा रहे हो, अब आपके अगेंस्ट में हम एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं। तो इन्होंने एक एप्लीकेशन फाइल कर दी सेक्शन 7 में। सेक्शन 7, सेक्शन 9 आपको पहले भी बता चुकी हूँ। फाइनेंशियल क्रेडिटर है तो वो सेक्शन 7 में जाएंगे, ऑपरेशनल क्रेडिटर है वो सेक्शन 9 में जाएंगे। तो इन्होंने जब एप्लीकेशन फाइल कर दी तो क्या हुआ कि जो इन्होंने बोला कि भाई ये नहीं दे पा रहे हैं, डेट इनका ड्यू है। पर इन्होंने जो सबमिशन करी वो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इनोवेटिव इंडस्ट्रीज वालों ने बोला कि हमारे ऊपर महाराष्ट्र रिलीफ अंडरटेकिंग एक स्पेशल प्रोविजन एक्ट है 1958 का, और ये एक्चुअली महाराष्ट्र की कंपनी है। तो ये वाला एक्ट हम पे एप्लीकेबल हो रहा है, और हम जिस सेक्टर में डील करते हैं तो उसके प्रोविजन हमारे ऊपर एप्लीकेबल है, तो हमारे ऊपर तो ये एक्ट एप्लीकेबल है। और इस एक्ट में 2015 में एक नोटिफिकेशन आया है कि यहाँ पे टेम्परेरी सस्पेंड कर दिया है, कि रेमेडी दी गई है कंपनी को, और उसको 1 साल तक कोई भी कुछ भी पेमेंट नहीं करना है। उसके बाद 2016 में भी एक और नोटिफिकेशन आया है, उसके अकॉर्डिंग भी इन्हें रिलीफ मिला है और इनको पेमेंट नहीं करना है। ठीक है। अब इन्होंने जब ये वाली बात सबमिट करी अपने रिप्लाई में, मतलब इनकी एप्लीकेशन तो फाइल कर दी आईसीआईसीआई बैंक में, इन्होंने अपना जो रिप्लाई किया, जो एप्लीकेंट है इनोवेटिव इंडस्ट्री, इन्होंने अपने रिप्लाई में ये बात कही। पर एनसीएलटी ने कहा कि जो ये कोड है, जो ये हमारा आईबीसी कोड है, ये प्रिवेल करता है अगेंस्ट द महाराष्ट्र एक्ट। जो महाराष्ट्र रिलीफ अंडरटेकिंग एक्ट का जो कह रहे हैं, ये रेफरेंस ले रहे हैं कि यहाँ से हमारी कोई लाइबिलिटी अराइज ही नहीं होती, हमें कोई लाइबिलिटी देनी ही नहीं है, कोई हम पे है ही नहीं है लाइबिलिटी, तो वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक नॉन ऑब्स्टेन क्लॉज है, जो कि आईबीसी में सेक्शन 238 है। सेक्शन 238 क्या है? ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। वो ये कहता है कि आईबीसी विल प्रिवेल ओवर एनी एक्ट। ठीक है, तो ये बेसिकली ये लिखा हुआ है इस सेक्शन में, आईबीसी एक्ट में। तो उसके तहत अगर हम देखें तो क्या है कि जो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में ही इनकी जो एप्लीकेशन फाइल हुई है सेक्शन 7 की, तो ये प्रवेल करेगा। यहाँ पे महाराष्ट्र का जो एक्ट है, जिसमें आप कह रहे हो कि हम एग्जेम्प्ट हैं, हमें ये रिलीफ मिला हुआ है, वो आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि हमेशा क्या होता है, जो ये आईबीसी कोड है वो पार्लियामेंट्री स्टेट्यूट है। ठीक है, और ये जो महाराष्ट्र रिलीफ एक्ट है ये स्टेट का एक्ट हुआ, तो इसलिए ये स्टेट स्टेट्यूट बोलेंगे इसको, है ना। और ये सेंट्रल है, यानी कि ये ऑल ओवर इंडिया पे एप्लीकेबल हो रहा है आईबीसी वाला, तो इसलिए ये पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूट हो गया। और जबकि जो जो महाराष्ट्र रिलीफ एक्ट है वो स्टेट इंस्टीट्यूट है, तो हमेशा पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूट मतलब प्रिवेल करता है। जहाँ पे भी ये क्वेश्चन आता है कि कौन प्रिवेल करेगा, स्टेट का एक्ट प्रिवेल करेगा या सेंट्रल वाला प्रिवेल करेगा, तो वहाँ पे हमेशा पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूट वुड प्रिवेल ओवर द स्टेट इंस्टीट्यूट। अब एनसीएलटी ने ये बात कह के और इनकी जो भी एप्लीकेशन इन्होंने फाइल की थी उसको एडमिट कर लिया। पर एनसीएलटी ने क्या कहा? एनसीएलटी ने कहा, एनसीएलटी ने भी सेम ही कहा, पर लेकिन उसने ये कह दिया कि ये जो महाराष्ट्र रिलीफ एक्ट है उसकी आड़ ले रहे हैं और उसका एडवांटेज लेना चाह रहे हैं, तो वो एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, तो हम स्टिल जो आईबीसी कोड है वो एप्लीकेबल रहेगा, और उसके अंतर्गत इनकी जो पिटीशन एडमिट हुई है वो एडमिट ही होगी। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या हुआ, फिर ये गए अपील में इनोवेटिव वाले, तो इन्होंने बोला कि सेम ग्राउंड रखा इन्होंने कि भाई महाराष्ट्र रिलीफ एक्ट हम पे एप्लीकेबल है, हमें उसमें एग्जेम्पशन मिली हुई है। पर अब सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली क्या कहा इनसे, इनने बोला it will be noticed that whereas the moratorium imposed under the Maharashtra Act, इन्होंने बोला कि हमारे पास तो ऑलरेडी मोरेटोरियम एप्लीकेबल है, क्योंकि वो महाराष्ट्र एक्ट के अकॉर्डिंग आ रहा है। ठीक है, सेक्शन 4(1) है जो महाराष्ट्र रिलीफ एक्ट की, वो कुछ कंपनीज हैं, कुछ सेक्टर्स हैं जिनको वो रिलीफ देता है।
ठीक है। तो इन्होंने बोला कि हम पे तो ये एप्लीकेबल हो रही है सेक्शन 41 ऑफ महाराष्ट्र रिलीफ एक्ट की, तो उसके तहत हमें तो रिलीफ मिल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, आप इसका बेनिफिट नहीं ले सकते। उन्होंने भी सेम ही कहा, क्योंकि जो सेक्शन 14 है, जो हमारी सेक्शन 14 है, सेक्शन 14 आईबीसी एक्ट में, वो भी मॉनिटोरियम के ऊपर है। तो इसमें जो पेटिशन जब एडमिट होती है आपकी, तो 180 डेज का जो टाइम पीरियड है कि जिसमें सीआईआरपी आपकी कंप्लीट होनी चाहिए प्रोसेस, तो आपको उतने टाइम का एक मॉनिटोरियम पीरियड एप्लीकेबल हो जाता है, जब तक कि आपका या तो रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव नहीं होता या फिर आप जब तक लिक्विडेशन में नहीं जाते। तो इन्होंने बोला कि कोड में जो आईबीसी कोड है उसमें एक मॉनिटोरियम की सेक्शन ऑलरेडी है, तो प्रिवेल और ना कि जो सेक्शन 4 है महाराष्ट्र, वो इफेक्ट में वो एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि वही बात आ गई कि हमेशा जो प्रिवेल करेगा वो पार्लियामेंट्री इनेक्टमेंट विल बी प्रिवेल्ड ऑन एनी स्टेट स्टेट्यूट। तो बेसिकली जो महाराष्ट्र एक्ट है वो एक स्टेट का बनाया हुआ एक एक्ट है। जब स्टेट के लिए एप्लीकेबल है, ओनली वन ऑफ द स्पेसिफिक स्टेट, मींस महाराष्ट्र के लिए ही एप्लीकेबल है। उसके जो प्रोविजन है, महाराष्ट्र में जितनी कंपनियां एग्जिस्ट करती हैं, जो भी क्राइटेरिया में फॉलो करती हैं, तो उन पे एप्लीकेबल है। बट आईबीसी जो कोड है वो ऑल ओवर इंडिया में एप्लीकेबल है, तो इसके जो प्रोविजन है वही प्रिवेल करेंगे, ना कि महाराष्ट्र एक्ट के कोई भी प्रोविजन प्रिवेल करेंगे। तो इसीलिए इन्होंने इस जो भी एप्लीकेशन इन्होंने फाइल करी थी, वो उन्होंने बोला ट्रिब्यूनल वेरी राइट है कि उसने जो है इनकी एप्लीकेशन सेक्शन 7 में एडमिट कर ली है, और अपीलेट ट्रिब्यूनल भी राइट है, दोनों राइट हैं। तो बेसिकली इन्होंने जो अपीलेंट ने फाइल करी थी इसमें एप्लीकेशन, उसको डिसमिस कर दिया और इनको इस ग्राउंड पे एडमिट का ही आदेश दिया और रिलीफ दिया। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, फॉर लिसनिंग मी। तो आपको मेरा ये वे समझ आ रहा हो, वर्बल वे, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मेरा मोटिव है कि मैं अपने इस वर्बल वे के द्वारा एक तो प्रोफेशनल्स को याद रहे केस, क्योंकि ये जो केसेस है ना, मेरे को भी बड़ी मुश्किल हुई है इनको याद रखने में। तो जब मैं कोट करती हूँ किसी भी पिटीशन को ड्राफ्ट करते समय इनको, तो सोचना पड़ता है कि उस केस में क्या हुआ था, उस केस में क्या हुआ था। तो मेरा मोटिव ये है कि जब मैं वर्बली आपको ये समझाऊं ये केसेस, तो आप उसको एकदम से, आप जब अपनी पिटीशन ड्राफ्ट कर रहे हो तो उसके फैक्ट्स आपके माइंड में आ जाए और आप उसमें वो इनपुट अपना दे पाओ, ठीक है। और दूसरी ये है मेरा मोटिव, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, कि जो फाइनेंशियल क्रेडिटर हैं या ऑपरेशनल क्रेडिटर हैं या किसी भी तरीके के जिनके ड्यूटीज पे उनको एक पता लगे कि इस केस में ये हुआ है और मेरे केस में ये गुंजाइश है। तो प्लीज चैनल पे बने रहिए। अब मैं एक लाइन की सीरीज, केसेस की सीरीज मैंने आज से शुरू की है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और ये बहुत पुराना जजमेंट है, 2017 का है, बट स्टिल मैंने इसको लेकर आई हूँ आपके सामने, क्योंकि बहुत सारे केसेस में इसका रेफरेंस रहता है, हमें पता ही नहीं लगता है क्यों दिया है, किस लिए दिया है, तो उसके भी फैक्ट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, फॉर लिसनिंग मी। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। तो थैंक यू।